नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे वार्ड नंबर 43 की। बल्लभगढ़ के वार्ड नंबर 43 में बुद्धा सैनी ने इलाके में सिर्फ विकास कार्य पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने देश की परंपरा और धार्मिक गतिविधियों में लोगों के लिए अपना हर जगह पूरा सहयोग किया है। बुद्धा सैनी ने जनता के लिए बदहाल सड़कों के हालात सुधारने के लिए पूरी भागदौड़ की और साथ ही जनता को बेहतर सड़कें बनवाने में वो सफल रहे। साथ ही सीवरों के ओवरफ्लो से जहां जनता परेशान थी, उसके लिए बुद्धा सैनी ने दिन रात एक करके और मौके पर खुद खड़े होकर इलाके के सभी सीवरों की सफाई कराई, ताकि जनता को सीवर की गंदी बदबू है उससे होने वाली कोई भी बीमारी परेशान न कर सके। और अब बल्लभगढ़ के सुभाष कॉलोनी स्थित बालाजी मंदिर वाली गली में खाटू श्याम मंदिर की रजिस्ट्री कराने में भी बुद्धा सैनी ने अपना पूरा सहयोग किया है, जिसके चलते मंदिर की रजिस्ट्री हो सकी। खाटू श्याम मंदिर की रजिस्ट्री होने पर खाटू श्याम के भक्तों ने लड्डू बांटकर एक दूसरे से खुशी व्यक्त की। और वहीं वार्ड नंबर 43 के योगेंद्र सैनी उर्फ बुद्धा सैनी को लड्डू खिलाकर लोगों ने खुशियां व्यक्त की और बुद्धा सैनी का तहे दिल से धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि बुद्धा सैनी ने खाटू श्याम मंदिर के लिए अपना पूरा योगदान दिया है। वहीं इस दौरान ढोल नगाड़ों पर लोग खूब थिरके। इस दौरान लोगों ने राकेश गुर्जर का भी धन्यवाद किया। आज जो ये लड्डू बांटे गए, किस उपलक्ष्य में बांटे गए थे? श्री बाबा श्याम के मंदिर की खुशी में लड्डू बांटे गए और हम लोग 4-5 महीने से अत्यंत सारे कॉलोनी वासियाँ मेहनत कर रहे थे। आज हमारी मेहनत वसूल हुई है और हमने अपनी रजिस्ट्री को उठा लिया है। उस खुशी में लड्डू बांटे हैं और बहुत ही बालाजी मंदिर रोड पर खुशहाली का समय है। अच्छा जी, ये बता दीजिए, ये उपलब्ध कहाँ पर है? जो ये खाटू श्याम मंदिर है, ये है कहाँ पर? खाटू श्याम मंदिर हमारा इसमें राजस्थान में है, मेन मंदिर। हाँ, और ये हमारा मंदिर बालाजी मंदिर रोड पर है, सुभाष कॉलोनी में, नियर सुभाष कॉलोनी, बालाजी मंदिर रोड, बल्लभगढ़। बालाजी मंदिर पर खाटू श्याम की जो प्लॉट लिया था उसकी रजिस्ट्री कराई है, उसी खुशी में बट रहे हैं। और क्या कहते हैं, कोई सरकारी दान रहा है या खाली लोगों के सहयोग से? नहीं, सरकारी कोई दान नहीं रहा। ये तो पब्लिक ने आपस में मिलकर बहुत अच्छा सहयोग करा और सभी का धन्यवाद। ऐसा ही दान करते रहें, बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा जी। अगर बात करें तो कब तक कार्य यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा? अब रजिस्ट्री होगी, उसके बाद बनाने का एक कार्य चालू होगा। कार्यों ने यहाँ एक लड्डू बांट कर खुशी जाहिर करी है। एक बहुत बड़ा मंदिर का काम लगभग 4 महीना से चला था। आज 35,20,000 की रजिस्ट्री करी, पेमेंट करने के बाद, रजिस्ट्री करवाने के बाद हम सारी टीम यहाँ पहुँची है और खुशी के लिए लड्डू बांटे हैं। ये हमारा बालाजी मंदिर रोड गली नंबर 9 में ये मंदिर बनने जा रहा है और हमारे पार्षद जी श्री राकेश गुर्जर जी और श्री बुद्धा सैनी जी के उपलक्ष्य में, और हमारे जो प्रधान हैं वो हमारे राकेश गुर्जर जी पार्षद जी और बुद्धा सैनी जी के सहयोग से मंदिर बन रहा है। कितनी खुशी हो रही है? हमको अपार खुशी है। खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है, शब्दों में हम वर्णन नहीं कर सकते इसका कि कितनी खुशी है हमें। कब से भवन का कार्य स्टार्ट हो जाएगा? ये भवन का देखो जल्दी पार्षद जी के उपलक्ष्य में होगा और बहुत जल्दी होगा ये काम। तिलबर्ता की खबर की और आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा लगाने के लिए परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बैठक का आयोजन किया और सभी मंडल अध्यक्षों को राष्ट्रध्वज वितरित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रध्वज देश की आन बान और शान है। इस बैठक में सभी निवर्तमान पार्षदगण, सभी मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी पन्ना प्रमुख व सभी मोर्चे के अध्यक्ष उपस्थित रहे। आज़ादी के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मिलन वाटिका में सभी निवर्तमान पार्षदगण, सभी मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र प्रमुख, सभी पन्ना प्रमुख व सभी मोर्चा अध्यक्षों एवं वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ हर घर तिरंगा को लेकर बैठक का आयोजन किया, ताकि इस मुहिम के तहत हर नागरिक को जागरूक किया जा सके। इस अवसर पर देशभक्ति की कविताएं और गीत भी प्रस्तुत किए गए। सभी से इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करने के बाद उन्होंने मीटिंग के बाद सभी को अपने हाथों से
राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए ताकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर पर तिरंगे का सपना पूरा हो सके। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में लगभग सभी कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद परिवहन मंत्री के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा का भी आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा बाटा से YMCA स्कॉट मुजेसर मेट्रो स्टेशन तक पैदल तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं जब उनसे जम्मू कश्मीर में शहीद हुए फरीदाबाद के जवान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो उनके प्रति श्रद्धांजलि भेंट करते हैं और कहा कि ऐसे वीर जवान के परिवार के साथ हम सभी और पूरा देश खड़ा हुआ है। इस अवसर पर सभी निवर्तमान पार्षद का बीजेपी नेता टिप्पचंद शर्मा ने बुके देकर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी का देश के आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर 13, 14, 15 तिरंगा यात्रा, घर घर झंडा लगाना, प्रभात फेरी करना, मोटरसाइकिल यात्रा निकालना, उस कार्यक्रम का ये हिस्सा है। आज हमने झंडे वितरण किए हैं और झंडा लेकर हमने पैदल यात्रा काटी है। और ये कि जब आज़ादी के जो 75वें साल होने जा रहे हैं उसके लिए हम सब लोगों हर घर पर झंडा फहराना, चाहे दुकान है, मकान है, चाहे कोई फैक्ट्री है, चाहे कोई किसी भी है, उस हर क्षेत्र में हम अपने तिरंगा झंडा करने हैं। और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी घर पर तिरंगा, सभी लोग पूरा देश 130 को लोग झंडा फहराने का कार्य कर रहे हैं। ये देश का सबसे बड़ा पर्व है। ये होली दिवाली की तरह पर्व है, इससे बड़ा पर्व। सर, जिले के ही एक युवा ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए देश के लिए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारे जिले फरीदाबाद का नौजवान साथी था जिसकी 27 साल उम्र है, जितने जो कश्मीर में सबसे बड़ी जो शहादत भी है, तो हमारे ज़िले का है। दुखद है कि इतने नौजवान साथी लड़ते लड़ते आतंकवादियों तक अपनी जान की बाजी लगाई है। तो हम सब उस परिवार के साथ खड़े हैं। वैसे भी हम सरकार भी साथ खड़ी है, देश के प्रधानमंत्री जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और फरीदाबाद प्रदेश का हर बच्चा परिवार के साथ खड़ा हुआ जिस तरह से उन्होंने अपने लड़ते लड़ते जान की बाजी लगाई। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। 12 साल की मासूम की बलात्कार के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करने की बात कही है। फरीदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर 12 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मासूम देर रात फ्रेश होने के लिए बाहर निकली थी, लेकिन वापस घर नहीं पहुंची। रात भर उसे ढूंढने का प्रयास होता रहा। सुबह उसकी लाश रेलवे ट्रैक के पास मिली। मासूम के कपड़े अस्त व्यस्त मिले। फिलहाल पुलिस बलात्कार के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। और उस संबंध में हमारी पुलिस और हम मौके पर पहुंचे थे। मौके पर पहुंचने के बाद देखा कि उसकी डेड बॉडी है और थोड़ा खून भी आया हुआ था। और उस संबंध में डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम में रखवा दिया है और अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है 302 का। और जैसी भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसके बाद जो कार्रवाई बनेगी आगे और जो सुराग हम लगा रहे हैं उसका जल्दी से पता करके दोषियों को गिरफ्तार शीघ्र कर लिया जाएगा। सर, क्या जानकारी मिली थी बच्ची के परिवार को? जानकारी मिली कब निकली थी बच्ची और माँ कहाँ थी, परिवार कहाँ था उस समय, किस लिए निकली थी बच्ची? लड़की की माँ दिन में नौकरी करती है और रात में घर आ जाती है और लड़की का जीजा है और ये जीजा के पास दिन में रहती है और रात में अपनी मम्मी के पास आ जाती है। तो अपनी मम्मी को कह के रात 9 बजे के आसपास वो अपने फ्रेश होने के लिए रेलवे लाइन के पास गई थी। तो घटना वहाँ की है। बाकी हम अभी सब पता लगा रहे हैं। रेप भी हुआ है कुछ सुनने को मिला? अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा। धारा उसमें लगाई है आपने, पोक्सो वगैरह लगाई है क्या? पोक्सो धारा लगाई है क्योंकि उम्र उसकी छोटी है और बाकी पोस्टमार्टम के बाद जैसी होगी सूरत वो कार्रवाई आपको बताएंगे। उन्होंने किसी पर शक जताया है? नहीं, अभी कोई शक नहीं जताया, हम अपने तौर पे तलाश कर रहे हैं। मौके पर जब बच्ची मिली कपड़े अस्त व्यस्त थे? मौके पे तो कपड़े उसके अभी अस्त व्यस्त तो कपड़े साइड में पड़े थे तो अस्त व्यस्त लग रहे हैं। बाकी
पोस्टमार्टम के बाद ही पता चोट के लगेगा। निशान कहाँ हैं? गले पे, हाथ पे, पेट वो तो पोस्टमार्टम के बाद पता लगा, हमें तो पता नहीं ना, डॉक्टर साहब बताएंगे। मौके पर जाकर देखा होगा तो जांच पड़ताल, तो शरीर में, सिर में कहीं चोट के निशान, कहीं खून निकला होगा? नहीं, अभी हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, पोस्टमार्टम के बाद ही बताएंगे। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपने कार्यालय पर लोगों को तिरंगा वितरित किए और साथ ही साथ लोगों से अपील की कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। उन्होंने कहा कि 13, 14 और 15 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा तिरंगा फहराने का काम करें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों को छू रहा है और आगामी 25 सालों में विश्व गुरु बन जाएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा है। पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। आगामी 14 तारीख को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा और फरीदाबाद में यह आयोजन किया जाएगा, जो विभिन्न स्थानों से होते हुए शहर के लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसका ऐलान 1 साल पहले साबरमती आश्रम से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसके तहत 13, 14, 15 तारीख को सभी लोगों ने अपने घरों पर झंडा फहराना है। आज झंडा वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ किया। कार्यकर्ताओं को कि अपने अड़ोस पड़ोस में, गली मोहल्ले में ले जाकर इस तिरंगे को लगाने का काम है। सर 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, किस नजरिए से? देखिए, आज एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि आज हमारी आज़ादी को आने वाले 15 अगस्त को 75 साल पूरे होने वाले हैं और आज देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतनी बड़ी ताकत के रूप में है कि आज विश्व उसकी ओर देख रहा है और विश्व के बड़े बड़े देश, अगर कोई भी बात हो, कोई भी किसी भी तरीके की मंत्रणा हो, उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विचार विमर्श किया जाता है और देश, पूरा का पूरा विश्व आज भारत की ओर बड़ी कहते हैं ना, बहुत सारी उम्मीदों भरी निगाहों से देखेंगे। तिरंगा 25 सालों में कहाँ देखेंगे आप देश को? आने वाले 25 सालों में हमारा भारत विश्व गुरु होगा और पूरा विश्व उसके झंडे के तले चलने का काम। 14 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं, क्या रूट मैप रहेगा? देखिए, नई अग्रवाल धर्मशाला जो कि पटवारी मंदिर के सामने आगे है बाजार में से, वहाँ से हम लोग शाम को 4 बजे तिरंगा यात्रा को शुरू करेंगे और नई सब्जी मंडी चौक सेक्टर 16 के चौक पे इसकी समाप्ति करेंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पृथला विधानसभा क्षेत्र की। पृथला विधानसभा क्षेत्र से विधायक व हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन नैनपाल रावत ने नहरपाल क्षेत्र में एशिया के सबसे बड़े सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल मां अमृतानंदमयी अम्मा के अमृता अस्पताल का दौरा किया और माता अमृतानंदमयी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस पर उनका आशीर्वाद भी ग्रहण किया और इस मौके पर मुलाकात के बाद विधायक नैनपाल रावत ने बताया कि अमृता अस्पताल फरीदाबाद वासियों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए वरदान साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में शुरू होने वाले निजी अस्पतालों की लूट का सूट जहां बंद हो जाएगा तो वहीं लोगों को बहुत ही सारी उन्हें सुविधाएं मिलेगी और दरों पर आधुनिक मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा क्षेत्र के हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि माता अमृतानंदमयी अम्मा से मुलाकात के बाद मैं काफ़ी भाव विभोर हूँ। उन्होंने अम्मा को देवी शक्ति करार दिया। फरीदाबाद के लोगों को और जैसे उनका कोची और केरल में जो उनके हॉस्पिटल चल रहे हैं, एक जो बीमार हैं, जो बहुत बड़ी बीमारियों से जो ग्रस्त हैं, उन पेशेंट्स को एक राहत देने के लिए कैसा लगा जैसे देवी का अवतार आज हमारे फरीदाबाद में आया है। और मैं तो उनको देवी की संज्ञा इसलिए दूंगा क्योंकि ये एक चैरिटी हॉस्पिटल जो किसी के बगैर सहयोग से जो चलाया जा रहा है, जिसका कोई चंदा वगैरह इकट्ठा नहीं किया जा करके, अम्मा स्वयं जो इतना बड़ा हॉस्पिटल जो 2400 बेड का हॉस्पिटल है, और न केवल जो रोगी हैं उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, अपितु जो फरीदाबाद के बहुत सारे होनहार युवा जो नौकरी की तलाश में जो घूम रहे थे, उनको भी यहाँ पर जो है ना काम करने का, नौकरी करने का मौका मिला। अस्पतालों की लूट से क्या बच पाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर अभी जैसा मैंने अम्मा जी से बात की, जो प्राइवेट हॉस्पिटल कोची में 25 साल पहले जो फीस ले रहे थे, अम्मा जी उस फीस पर, यानी आप मान के चलें कि बहुत थोड़े पैसे में कैंसर जैसी बीमारी का इलाज, हार्ट अटैक जैसी बीमारी का इलाज, तो बहुत बड़े जो बीमारी हैं उनका उपचार करने में ये हॉस्पिटल सक्षम है बहुत थोड़े पैसे में। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग बीमारी से जो ग्रस्त हो जाते हैं, बड़ी बीमारी उनको लग जाती है, उनके लिए कि रामबाण साबित होगा। फरीदाबाद वासियों के लिए एक वरदान बड़ा मानते हैं इस अस्पताल? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटलों की लूट चल रही थी, फिर प्राइवेट हॉस्पिटलों लोगों को न जाने किन किन बीमारियों के कारण जो उन्हें काटने में लगे थे, उनके लिए
उन रोगियों के लिए, उन लोगों के लिए ये हॉस्पिटल निश्चित तौर पर वरदान साबित होगा। और मैं समझता हूँ कि अब किसी भी गरीब व्यक्ति को अपना इलाज आसानी से जो यहाँ करके करा सकता है, किसी व्यक्ति को बड़ी बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा और उस पैसे की तंगी उसके आड़े नहीं आएगी। 24 तारीख को सारा प्रशासन लगा हुआ है और इस देश के बहुत ही यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी उस दिन यहाँ रहेंगे 24 को। और पूरा जो इसका देख रेख है वो हरियाणा सरकार और यहाँ के प्रशासन अधिकारियों के माध्यम से देखा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि 24 तक इसकी जो जैसे अभी कनेक्टिविटी में थोड़ी दिक्कत है, सड़क अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है या अन्य कोई वो जो साधन है, संसाधन है, वो सब पूरे कर लिए जाएंगे। चलिए खबरों में बात करेंगे अब पलवल की। आज़ादी के अमृत महोत्सव में चौधरी देवीलाल पार्क से नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम शहीद स्मारक तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सैनिक समिति, दयानंद जन सेवा समिति, आर्य युवक परिषद, WJI, हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के कार्यकर्ता सहित सैकड़ों लोगों ने भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यात्रा का शुभारंभ पलवल की SDM वैशाली सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने की। कार्यक्रम का आयोजन दयानंद जन सेवा समिति के युवा अध्यक्ष राहुल अंबावता द्वारा किया गया। SDM वैशाली सिंह ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत सभी संस्थाओं ने मिलकर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, ये सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर सभी इस आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा, हमारा भारत देश पूरे विश्व में बुलंदियों पर हो। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने कहा कि आज़ादी के आंदोलन में ऋषि दयानंद के सिपाहियों का अहम योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि हम सबको आज़ादी के अमृत महोत्सव में संकल्प लेना चाहिए कि हम सब यज्ञ व योग को अपनाएं, तभी भारत विश्व गुरु बनेगा। दयानंद जन सेवा समिति के युवा जिला अध्यक्ष राहुल अंबावता ने कहा कि क्रांतिकारियों की प्रेरणा से लाखों लोगों ने अपने प्राण की आहुति आज़ादी की बलि वेदी पर दे दी है। मैं इस अवसर पर अपने स्काउट्स गाइड और सभी बंधुओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये उत्सव निरंतर बना रहे, हर साल इसे हम बढ़ चढ़ करके मनाएं और हमारे आसपास अगर कोई ऐसा परिवार रहता है जिसके घर में उत्सव की सामग्री नहीं है तो हम उनका सहारा बने, उनको उस उत्सव में शामिल करें। इतना ही मैं कहूँगा। जय हिंद, जय भारत। का जो मकसद है वो ये है कि राष्ट्र प्रेम जो कहीं ना कहीं भूलने में लगे हैं हम, उसे दोबारा से जागृत करना। और जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा योगदान हमारे सैनिक भाइयों का रहा है हमारी आज़ादी को दिलवाने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ एक आम आदमी, छात्र, मजदूर, किसान, कोई भी इस चीज़ का मोहताज नहीं होगा कि अगर मैं सैनिक होता तो ही मैं अपना राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र धर्म निभा सकता हूँ। बात करें पत्रकारिता के क्षेत्र की, हमें राष्ट्र धर्म अगर निभाना है तो हम लोगों को प्रेरित कर सकते हैं राष्ट्र धर्म निभाने के लिए। बात करें छात्रों की तो वो सही दिशा में चलकर देश के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर सकते हैं। बात करें संतों की तो ये भी एक सही दिशा देते हुए देश के हर नागरिक को राष्ट्र प्रेम के प्रति जागरूक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस बात को कह सकते हैं कि जरूरी नहीं केवल हम बंदूक से ही राष्ट्र प्रेम या राष्ट्र भक्ति पूरी कर पाएंगे। बहुत बड़ा योगदान हमारे सैनिकों का है, लेकिन हम भी जिस भी रूप में समाज में हैं अपना दायित्व बेहतर तरीके से निभा सकते हैं और हमें निभाना चाहिए। हर व्यक्ति राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति को बेहतर तरीके से निभा सकता है अगर उसके दिल में ये बात हो कि मुझे करना है तो वो अवश्य करेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं हमारा 75वां स्वतंत्रता वर्ष है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि हम हर घर तिरंगा यात्राएं निकालें, हम तिरंगे को एक जन यात्रा की तरह सेलिब्रेट करें। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर हमारे साथ हमारे पत्रकार भाई, हमारे जो पूर्व सैनिक हैं और स्काउट्स एंड गाइड से कुछ बच्चे तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और देवीलाल पार्क से शहीद स्मारक है। कोई अपील, कोई संदेश देना चाहोगे लोगों को? संदेश यही है कि हमारा जो एक बहुत ही संघर्ष के साथ हमें जो आज़ादी मिली थी, हमें जो तिरंगा फहराने का हक मिला था, उसको हम समझें और हम जिम्मेदार नागरिक बन।
बात करेंगे अब एक वैगनर कार से हुई नशे की ढेरों दवाइयां बरामद हुई हैं। आखिरकार किस तरीके की दवाइयां बरामद हुई आपको बताते हैं। पलवल के गांव रसूलपुर स्थित गुलावत मोड़ पर एक मेडिकल स्टोर संचालक की गाड़ी से भारी मात्रा में नशे की दवाइयों के साथ गर्भपात की किट भी बरामद हुई। ड्रग कंट्रोल विभाग व हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने रेड की और इस दौरान गुप्तचर विभाग की सूचना पर यहां पर छापेमारी की गई। टीम ने उक्त मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और संचालक को मौके पर ही धर दबोचा पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के इंस्पेक्टर सतपाल ने बताया है कि विभाग के पास सूचना मिली कि गांव रसूलपुर के गुलावत मोड़ पर दीक्षा नामक मेडिकल स्टोर है जहां गर्भपात व नशे की दवाइयां बेची जाती हैं। सूचना के आधार पर स्टोर व छापेमारी की गई। स्टोर पर छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर से तो कुछ नहीं मिला, लेकिन किसी ने बताया कि संचालक इस तरह की दवाइयों को मेडिकल स्टोर पर ना रखकर अपनी वैगनर गाड़ी में रखता है। वहीं गाड़ी को स्टोर से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ पाया गया। टीम जांच करती हुई गाड़ी के पास पहुंची और तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान टीम को गाड़ी से 75 गर्भपात की किट, 103 ट्रामाडोल इंजेक्शन, अल्ट्रोडोलोम की 2460 गोलियां, पेंटाजोसिम की 174 इंजेक्शन, 180 लोरापिवॉम और 600 लोप्रामाइड की कैप्सूल भी बरामद हुए हैं। ये सभी दवाई नशे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ड्रग कंट्रोल विभाग व हरियाणा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने इस नशे की खेप को पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जिले में नशे का व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई मेडिकल स्टोर संचालक इस तरह की हरकत करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एएसआई महेंद्र के नेतृत्व में कार्य किया। आरोपी की पहचान गांव जहालका निवासी हरि सिंह के तौर पर की गई है। सर, हमें सूचना मिली थी कि गांव रसूलपुर में दीक्षा मेडिकल स्टोर पे एक हीरालाल उर्फ हरीश नाम का लड़का है। वो नशीले इंजेक्शन, दवाइयाँ और प्रतिबंधित दवाइयाँ जो अबॉर्शन वगैरह की हैं वो भी काफ़ी मात्रा में बेचता है। तो उस सूचना के आधार पर हमने उसकी रेकी करके और डीसीओ को साथ लेके उसमें रेड की और रेड करके दीक्षा मेडिकल स्टोर में कोई चीज़ नहीं मिली, बट उसके मालिक के साथ में खड़ी हुई गाड़ी जो थी वैगनर गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें काफ़ी मात्रा में नशीले इंजेक्शन, दवाइयाँ, अबॉर्शन के किट बरामद किए। कौन सी टीम? स्वास्थ्य विभाग की टीम भी साथ थी? जी साहब, स्वास्थ्य विभाग की टीम भी साथ थी? हाँ, स्वास्थ्य विभाग का हमारा जो डीसीओ अधिकारी थे वो साथ थे। क्या कार्रवाई की गई? आरोपी क्या नाम है? कहाँ का? आरोपी हीरालाल उर्फ हरीश कुमार गांव जलाका का रहने वाला है और रसूलपुर में दीक्षा मेडिकल स्टोर के नाम से इसकी दुकान थी। तो क्या आगे की उसकी कार्रवाई की गई है? अभी आरोपी हमने रिमांड पर लिया हुआ है, पूछताछ जारी है। ये यूपी से कोसी और टप्पल साइड से नशीले इंजेक्शन, नशीले दवाइयाँ, प्रतिबंधित दवाइयाँ ला करके रसूलपुर में अपने मेडिकल स्टोर से अपने ग्राहकों को दने भाई बेचता था। सर, बताया जा रहा है कि जो आरोपी है जिसके पास आपने काफ़ी भारी मात्रा में नशे की दवाइयाँ भी पकड़ी हैं, बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा रैकेट भी है और बहुत पुराने समय से ये काम कर रहा है। देखिए साहब, अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो जो तथ्य सामने आएंगे उसका पूरा खुलासा करके आपको बता दिया जाए। कहीं सप्लाई भी करता था दवाइयाँ भी? ये लेकर आता था और छोटे मोटे जो भी जगह इंजेक्शन नशेड़ी लोग हैं अभी से उन्हीं के नाम आए हैं, उन्हीं का पता आया है। तो तफ्तीश जारी है, जैसा भी आएगा उसको बता दीजिए। सर, जहाँ से खरीदारी होती थी क्या उनको भी पकड़ा जाएगा या जिसके नाम से लाइसेंस चलाया जा रहा है, मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है, क्या वो भी आरोपी बनाए जाएंगे इसमें? जहाँ से दवाई लेके आते थे वो सभी आरोपी बनेंगे। जहाँ से प्रतिबंधित नशीली इंजेक्शन, दवाइयाँ, गर्भपात के किट वगैरह लेके आते थे वो सभी आरोपी बनेंगे। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी आता है उन सभी को आरोपी बनाया जाएगा, इसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा।
चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले की अवैध कॉलोनियां वैध हो सकेंगी। जिले में शहर की सीमा से बाहर की अब अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिले में ऐसी कॉलोनियों की संख्या करीब 350 है और अवैध कॉलोनियों के नियमित होने से जिले के लाखों लोगों को फायदा होगा। वैध होने के बाद इन कॉलोनियों के निवासियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश सरकार ने अवैध कॉलोनियों का निजी एजेंसी के जरिए ड्रोन सर्वे कराया था। ड्रोन सर्वे में जिले के करीब 350 अवैध कॉलोनियां ग्रामीण क्षेत्रों के सामने पाई गई। वहीं 100 अवैध कॉलोनियां शहरी सीमा के अंदर भी मिली। प्रदेश भर में ये सर्वे किया गया। सर्वे के बाद अवैध कॉलोनियों को वैध कराने के लिए बीती 19 जुलाई को अधिसूचना भी जारी की गई थी। जिला नगर योजनाकार देवेंद्र पाल के अनुसार नई 4 पॉलिसी में 4 श्रेणी बनाई गई हैं। पहली श्रेणी में वो अवैध कॉलोनी शामिल की गई हैं जिनके कुल क्षेत्रफल का 25% से कम क्षेत्र विकसित हुआ है। इसी तरह से दूसरी श्रेणी में 25 से 50 और तीसरी श्रेणी में 50 से 75% और चौथी श्रेणी में 75% या उससे अधिक विभाग विकसित होने वाली बनाई गई है। इन कॉलोनियों में बिजली, पानी, सीवर, पार्क और चौड़ी सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नई पॉलिसी में सिर्फ उन्हीं अवैध कॉलोनियों को नियमितीकरण की व्यवस्था है जो 1 जुलाई से पहले स्थापित हुई हैं। 1 जुलाई के बाद किसी भी अवैध कॉलोनी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। परिषद की सीमा के बाहर जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं उनको रेगुलराइज या उसमें जो भी डेफिसिट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराने वाले एक पॉलिसी है। इसमें जितनी भी ऐसी अवैध कॉलोनियां जो कि नगर परिषद सीमा से बाहर हैं वो इसके तहत अपना एप्लीकेशंस या अपना रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं, जिसके लिए अभी समय सीमा 6 महीने की दी गई है। 6 महीने के अंदर अंदर ऐसी सभी एप्लीकेशंस के ऊपर सरकार निर्णय लेगी। इसको जांचने के लिए, इसको परखने के लिए जो इतनी भी एप्लीकेशंस आएंगी, सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है। माननीय जो भी संबंधित डिप्टी कमिश्नर है उनकी अध्यक्षता में उसमें विभिन्न विभाग के ऑफिसर्स हैं जो कि ऐसी सभी एप्लीकेशंस को अपने अपने नज़रिए से जांच करेंगे और उन पे अपनी रिकमेंडेशंस या अपनी जो भी उनका उस पर होगा संदर्भ में, उस संदर्भ में कहना होगा वो कहेंगे। और वो सभी रिकमेंडेशंस, उन सभी की कमेटी की रिकमेंडेशंस डिविजनल कमिश्नर जो हैं, जैसे पलवल के हमारे फरीदाबाद बैठे हैं डिविजनल कमिश्नर साहब, उनके पास वो रिकमेंडेशन जाएंगी और उसके बाद फिर वो प्रस्तावना सरकार को भेज दी जाएगी। हाँ, इसके लिए हमने लगभग ड्रोन सर्वे पिछले 1 साल में किया है। ये थ्रू आउट हरियाणा हुआ है, जिला पलवल में भी हुआ है। तो वो ड्रोन सर्वे करके हमने इन सभी कॉलोनियों के जो भी लेआउट प्लान्स थे और जो भी उनका डाटा था वो हमने निदेशालय को भेज दिया था और उसके उपरांत ही ये पॉलिसी का जो हुआ है। नहीं, इसमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। इसमें सिर्फ जो भी अवैध कॉलोनी काटने वाले हैं या जो भी RWA हैं या कोई सोसाइटीज़ हैं, वो अपने मलकियत से संबंधित डॉक्यूमेंट्स, उस कॉलोनी के मलकियत से संबंधित डॉक्यूमेंट्स और उनके जो प्लान्स, लेआउट प्लान्स या नक्शे जिसे हम कह सकते हैं साधारण भाषा में, वो उसके साथ आवेदन कर सकते हैं। और जिस आवेदन को फिर ये कमेटी अपने जो भी पॉलिसी के हिसाब से जो भी नियम कायदे हैं उसके हिसाब से जांच करने उपरांत अपनी रिकमेंडेशंस भेजी। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।